अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है तो पूरी नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री हिल सकती है। और इसका फायदा किसे मिलेगा, चीन या भारत? और यह केवल एक और व्यापारिक विवाद नहीं होगा, बल्कि नॉर्थ अमेरिका की औद्योगिक संरचना, सप्लाई चेन संतुलन और वैश्विक शक्ति समीकरण को झकझोर देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, यह पावर, कंट्रोल और इंडस्ट्रियल फ्यूचर की सीधी टक्कर है। ऊपर से देखने पर यह यूएस बनाम कनाडा लगता है, लेकिन अंदर से यह मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक अलायंस की हाई स्टेक गेम है। यह उस दौर की शुरुआत भी हो सकती है जहां आर्थिक फैसले सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल रणनीति से तय होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में बने विमानों पर 50% टैरिफ की चेतावनी दी और यहां तक कहा कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी रोकी जा सकती है, तब मैसेज साफ था, ट्रेड अब टूल नहीं, वेपन है। यह सिर्फ टैक्स बढ़ाने की बात नहीं थी, यह संकेत था कि अमेरिका अपने बाजार की ताकत को स्ट्रैटेजिक दबाव में बदलने को तैयार है। इसका सीधा असर कनाडा की एरोस्पेस कंपनी बॉम्बार्डियर पर पड़ सकता है, जो सालों से ग्लोबल एविएशन मार्केट में मजबूत खिलाड़ी रही है। आरोप यह था कि अमेरिकी कंपनियों के विमानों को मंजूरी देने में देरी हो रही है, और अगर ऐसा है तो अमेरिका अपने विशाल बाजार की ताकत से जवाब देगा। लेकिन असली सवाल विमान नहीं है, असली सवाल है, क्या टेक्निकल सर्टिफिकेशन जो सुरक्षा के लिए होता है, उसे भी पॉलिटिकल प्रेशर का हथियार बनाया जाएगा? अगर नियम और रेगुलेशन पॉलिटिक्स के हाथ में चले गए तो हर इंडस्ट्री रिस्क में होगी, फार्मा से लेकर सेमीकंडक्टर तक। क्योंकि एक बार मिसाल बन गई कि मार्केट एक्सेस को राजनीतिक दबाव के लिए रोका जा सकता है, तो फिर कोई सेक्टर सुरक्षित नहीं रहेगा। कनाडा ने कहा कि सेफ्टी राजनीति से ऊपर है, लेकिन मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। शेयरों में वोलेटिलिटी, निवेशकों की बेचैनी और इंडस्ट्री में अनिश्चितता की लहर। भरोसा मिनटों में हिल सकता है, लेकिन उसे दोबारा बनाने में साल लगते हैं, और यही असली खतरा है। यह टकराव एरोस्पेस तक सीमित नहीं रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में झटका और भी तेज था जब जनरल मोटर्स ने ओंटारियो के ओशावा प्लांट में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। यह सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं थी, यह एक सिग्नल था, कंपनियां अब टैरिफ रिस्क के हिसाब से फैसले ले रही हैं। उसी समय स्टेलेंटिस ने ओंटारियो का प्रोजेक्ट रद्द कर प्रोडक्शन अमेरिका शिफ्ट करने का फैसला लिया। मैसेज साफ है, जहां बनाओ वहीं बेचो। अब नई इंडस्ट्रियल रियलिटी बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन का मॉडल, जहां पार्ट्स कई देशों में बनते थे और असेंबली कहीं और होती थी, वो दबाव में है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी नई इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी पर विचार कर रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, टैक्स इंसेंटिव, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सप्लाई चेन की रीशोरिंग। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं रही, यह नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनती जा रही है। अब आर्थिक असर समझिए। कनाडा हर साल लगभग 19 लाख नई गाड़ियां बेचता है और उसका ऑटो सेक्टर अमेरिकी सप्लाई चेन से गहराई से जुड़ा है। हर पार्ट, हर इंजन, हर चिप कई बार बॉर्डर क्रॉस करता है। अगर 50% टैरिफ की दीवार खड़ी होती है तो कॉस्ट बढ़ेगी, कीमतें उछलेंगी, डिमांड दबेगी और प्रोडक्शन रीलोकेट होगा। एविएशन में लागत बढ़ेगी, निवेश स्लो होगा। छोटे सप्लायर सबसे पहले प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास मार्जिन कुशन कम होता है। बैंक लोन महंगे होंगे, कैपेक्स फैसले टलेंगे और पूरी सप्लाई चेन में अनिश्चितता का माहौल बनेगा। सप्लाई चेन एक नाजुक जाल है, एक झटका और पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, चीन। अगर कनाडा स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की ओर मूव करता है और शी जिनपिंग के साथ बातचीत गहराती है, तो यह सिर्फ ट्रेड मार्केट बदलने का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ईवी बैटरी सप्लाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म और कैपिटल फ्लो की नई दिशा तय कर सकता है। यह केवल मार्केट शेयर का सवाल नहीं, बल्कि पावर बैलेंस और ग्लोबल इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पर बड़ा इंपैक्ट डालेगा। अगर BYD, चेरी और अन्य चीनी कंपनियां कनाडा में निवेश करती हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की ऑटो सप्लाई चेन का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। इसका मतलब साफ है, यूएस प्रेशर का जवाब कनाडा सिर्फ रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि यह स्ट्रैटेजिक रियलाइनमेंट होगा। एक ऐसा मूव जो अगले दशक तक इंडस्ट्रियल अलायंस, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और ग्लोबल मार्केट पावर के नक्शे को रीड्रॉ कर देगा। कंपनियां अब सिर्फ लोकेशन बदलेंगी नहीं, वे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, लॉजिस्टिक्स हब और कैपिटल फ्लो के नए नेटवर्क बनाएंगी। यह सिर्फ ट्रेड बैलेंस नहीं, यह पूरी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की रीडिजाइन है। एक ऐसा मैप जिसे टैरिफ, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और जियोपॉलिटिक्स के टकराव ने पूरी तरह बदल दिया है। असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और मानसिक स्तर पर भी विस्फोटक है।
निवेशक तुरंत अपने पोर्टफोलियो शिफ्ट करते हैं, कंपनियां फैक्ट्री लोकेशन और सप्लाई चेन को रिलाइन करती हैं और सरकारें पॉलिसी को शील्ड और तलवार दोनों की तरह इस्तेमाल करती हैं ताकि जोखिम कम किया जा सके और दबाव का जवाब दिया जा सके। अगर यह ट्रेंड तेज और लगातार बढ़ता है तो नॉर्थ अमेरिका के भीतर इकोनॉमिक पोलराइजेशन गहरा हो सकता है। कुछ इंडस्ट्री अमेरिका के भीतर सिमटेंगी, कुछ कनाडा में रीऑर्गेनाइज होंगी और कुछ एशियाई नेटवर्क और नए ग्लोबल पार्टनर्स की ओर झुकेंगी। इसका मतलब सिर्फ जॉब्स पर असर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन क्लस्टर, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्केट पावर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। यही वह मोमेंट है जब कहानी केवल दो देशों के ट्रेड डिस्प्यूट से बाहर निकलकर ग्लोबल पावर शिफ्ट में बदल जाती है। अब ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल नहीं रह जाता, यह कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और फ्यूचर इकोनॉमिक डायरेक्शन का असली गेम बन जाता है। सवाल अब सिर्फ आर्थिक नहीं है। क्या यूएस प्रेशर अपनी ही स्ट्रैटेजी को कमजोर कर रहा है? क्या यह दबाव कनाडा को चीन की ओर मजबूर कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बैलेंस शीट पूरी तरह बदल सकती है और नॉर्थ अमेरिका की इंडस्ट्री को नए युग की चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी खींचतान के बीच एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो अभी मैदान में नहीं उतरा लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा है, भारत। अगर अमेरिका का दबाव कनाडा को चीन की ओर धकेलता है तो कंपनियां अचानक एक और सवाल पूछेंगी, क्या हम अपनी पूरी सप्लाई चेन दो भू राजनीतिक टकरावों के बीच फंसा सकते हैं? यही खेल बदल सकता है। इंडिया पिछले कुछ सालों से सिर्फ चीन +1 की बात नहीं कर रहा, वह खुद को जियोपॉलिटिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह पोजीशन कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कंपनियां प्रोडक्शन कर सकें बिना यूएस चाइना टकराव या नॉर्थ अमेरिका की अनिश्चितता में फंसे। भारत सिर्फ बड़ा बाजार नहीं है, ये 1.4 अरब लोगों की डिमांड पावर, आक्रामक इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स और तेजी से उभरता टेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर, ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर या एयरोस्पेस कंपनियां ड्यूल रिस्क से बचना चाहें, यानी एक तरफ यूएस चीन तनाव और दूसरी तरफ यूएस कनाडा अनिश्चितता, तो उन्हें एक तीसरी धुरी चाहिए होगी और वही धुरी भारत बन सकता है। यह तुरंत जीत की कहानी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिका के भीतर पावर रिअलाइनमेंट होता है, अगर चीन और कनाडा के बीच नई इंडस्ट्रियल समझ बनती है, अगर अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को भीतर समेटता है, तो ग्लोबल कंपनियां एक सवाल जरूर पूछेंगी, स्टेबिलिटी कहां है? और अगर उस सवाल का जवाब एशिया में कहीं मिलता है तो भारत उस मौके को सिर्फ देखेगा नहीं, उसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यह साइड स्टोरी नहीं है, यह संभावित पावर शिफ्ट का अगला अध्याय हो सकता है। अगर टैरिफ बढ़ते हैं और जवाबी कदम जारी रहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका एक नए युग में प्रवेश कर सकता है जहां मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक अलायंस ही असली ताकत होंगे। और तब यह सिर्फ यूएस और कनाडा की कहानी नहीं रहेगी, यह उस नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत होगी जहां नियम बदलेंगे, गठजोड़ बदलेंगे और शक्ति का संतुलन भी बदल सकता है। यह संभव है कि आने वाली पीढ़ी इस दौर को उस मोड़ के रूप में देखे जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा खुलकर भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल गई।